नमस्कार, जोहार छत्तीसगढ़ ऑनलाइन के सभी प्रतिभागियों का स्वागत है। और आज हम लोग छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन में जिला परिचय के अंतर्गत जो बलरामपुर पढ़ रहे थे उसी को आज पूरा करने वाले हैं। तो सभी अभ्यर्थी जुड़ आएंगे फटाफट। छत्तीसगढ़ के सामान्य अध्ययन में बलरामपुर जिला। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो 33 जिलों में से एक खास जिला है बलरामपुर। चलिए 5 मिनट में रिवाइज कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। सभी तैयार हो जाएंगे। छत्तीसगढ़ में बलरामपुर आप देख रहे हैं कहाँ पर है, सबसे टॉप पर है। तो ये जो बलरामपुर जिला है, आप लोगों ने कल पढ़ा था कि इसका गठन कब हुआ है, 2012 में, जिस समय तत्कालीन सीएम कौन थे, डॉक्टर रमन सिंह। किससे अलग होकर बना है अगर पूछा जाएगा तो आपको बोलना है सरगुजा से। फिर ध्यान दीजिएगा सीमावर्ती जिले कितने हैं, तो 3 है केवल जिले, सूरजपुर, सरगुजा और जसपुर। मैप में भी देख लो, ये सूरजपुर, सरगुजा और जसपुर। सीमावर्ती राज्य कितने हैं, तो ये भी बराबर है 3। एक बार देख लो अच्छे से, एमपी, यूपी और झारखंड। इसको आपको एकदम कंठस्थ कर लेना है कि एमपी भी टच करता है, यूपी भी टच करता है और झारखंड, ये हम पढ़े थे। इसका जो क्षेत्रफल है बलरामपुर का, छत्तीसगढ़ का कुल क्षेत्रफल तो आपको ज्ञात है, 135, 192। आर्थिक सर्वेक्षण में 135, 191 बताता है। इसका एरिया है 6263 या 62-63 बोल सकते हो। 62 के बाद क्या आता है, 63, तो 62-63। उसके बाद तहसील, लगभग छत्तीसगढ़ में 251 तहसील है, पर यहाँ पर बलरामपुर में कितने तहसील है, 12 है। विकासखंड आप देख लीजिए कितने हैं, 6 है। छत्तीसगढ़ में टोटल कितने विकासखंड हैं, 146। विधानसभा क्षेत्र, छत्तीसगढ़ में टोटल कितने विधानसभा क्षेत्र हैं, 90, पूरे 90, जिसमें से 2 विधानसभा सीट बलरामपुर में आता है। एक सामरीपाट जो एसटी के लिए रिजर्व है, अनुसूचित जनजाति के लिए। दूसरा है रामानुज, ये भी एसटी के लिए आरक्षित है। तो दोनों विधानसभा सीट एसटी के लिए आरक्षित है। लोकसभा सीट, छत्तीसगढ़ में कुल लोकसभा सीट की संख्या कितनी है, तो याद रखना है 11। कितना है, 11, 12 नहीं है, 11 है। जहां पर इस बलरामपुर के नाम से कोई लोकसभा सीट नहीं है, बल्कि बलरामपुर किसके अंतर्गत आता है, सरगुजा लोकसभा के अंतर्गत। यहाँ की साक्षरता दर, लिटरेसी रेट कितनी है, 58%, जबकि राज्य का औसत कितना है, 70%, उससे कम है। मतलब यहाँ पर थोड़ा सा साक्षरता का अभाव है, आप देख रहे हो औसतन। दूरस्थ इलाका है, दुर्गम इलाका, जैसे सुकमा देखोगे तो शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी पिछड़ा हुआ है, दुर्गम इलाका है, दूरस्थ इलाका है, इसलिए दुर्गम और दूरस्थ होने की वजह से ये भी क्या है, साक्षरता में काफ़ी पीछे, 58%। अब आते हैं लिंगानुपात। तो लिंगानुपात आप देखिएगा कितना है, 973। हमारे छत्तीसगढ़ का औसत लिंगानुपात है 991। याद रखना, पूरे छत्तीसगढ़ का कितना है लिंगानुपात बोलने से, 991, 991। तो औसत से भी कम है, 973, ध्यान रखना। यहाँ पर रहने वाले मूल निवासी कौन हैं, तो ध्यान दीजिएगा मूल निवासी कौन है यहाँ पर, कोड़कू, उरांव और पारधी। ये खास जनजाति है, कोड़कू, उरांव और पारधी, ठीक है जी। परिवहन में हम देखे थे कि यहाँ पर जाने आने के लिए जो मेन जो रूट है अगर देखा जाए तो वो है 343, जो कि शाखा है किसका, 43 का, इसी का ब्रांच है, 43 का शाखा है, 343। फिर इसके बाद स्टेट हाईवे भी बहुत सारे हैं यहाँ पर, ये पढ़ चुके थे। फिर हम लोगों ने पढ़ा कि छत्तीसगढ़ में आपका जो बलरामपुर में तहसील कितने हैं खास, तो 12 में से 8-9 तहसील आप लोग बताया था। एक बार फिर से रिवाइज कर लो मेरे साथ। आप सपोज जा रहे थे सरगुजा के अंबिकापुर से 343 नंबर की सड़क पकड़ के, तो पहला क्या दिखा, राजपुर, फिर आगे गए बलरामपुर, और ऊपर गए रामानुजगंज, और ऊपर में सबसे आखिरी तहसील है रामचंद्रपुर। ध्यान रखना, यहीं पर एक गांव है सुंदरी। कौन सा गांव है, सुंदरी, जो छत्तीसगढ़ का सबसे आखिरी गांव बोलते हैं, या उत्तर का सबसे आखिरी गांव, सुंदरी गांव। ध्यान, इधर आएंगे तो बलरामपुर के बाद यहाँ पर एक तहसील है, हालांकि याद करने की जरूरत नहीं है, रघुनाथपुर। रघुनाथपुर नया तहसील बना है, इधर रामानुजगंज, इधर रघुनाथपुर,
और आखिरी में है यहाँ पर वाड्रफ नगर, ये आपको ध्यान रखना है, वाड्रफ नगर। तो मैंने बताया था यहाँ पर RBRR ऐसे करके याद करना, RBRR, और इधर SKS। इधर आप जाते हैं दाहिने साइड तो आपको दिखेगा शंकरगढ़ तहसील, शंकरगढ़ काफ़ी फेमस है शंकरगढ़। फिर आगे जाएंगे तो नया तहसील बना है कुसमी तहसील, कुसुमी। और ऊपर जाएंगे आगे तो यहाँ पर सामरी तहसील। तो शंकरगढ़, कुसमी और सामरी ये आप पढ़े थे। तो इस प्रकार से टोटल जो है 8 तहसील, अच्छे जो तहसील, जो फेमस तहसील, उनको याद करो। स्पष्ट है। फिर हम लोग इसके बाद पढ़े थे जियोग्राफी, भूगोल। तो भूगोल का एक बार रीज़न कर लो फटाफट कि बलरामपुर का जियोग्राफी कैसा है। तो सबसे पहले यहाँ की मिट्टी देखेंगे तो लाल पीली मिट्टी, जिसको हम बोलते हैं स्थानीय भाषा में मटासी, जिसमें सबसे मेन उपज होता है धान। फिर हम पढ़े थे भूगर्भिक शैल, जहाँ पर अगर देखें तो प्राकृतिक रूप से यहाँ पर बलरामपुर जो है 2 प्राकृतिक प्रदेशों का समावेश देखने को मिलता है। एक प्राकृतिक प्रदेश है पूर्वी बघेलखंड का प्राकृतिक प्रदेश या पूर्वी बघेलखंड का पठार का प्राकृतिक प्रदेश, वहीं इसका जो है लगभग 1/3 हिस्सा वो है आपका जसपुर सामरी पाट। तो 2 प्राकृतिक प्रदेश इसमें शामिल है बलरामपुर में। तो 2 प्राकृतिक प्रदेश होने की वजह से यहाँ पर आपको शैल भी 2 प्रकार का दिखेगा खास, एक आपको गोंडवाना शैल और दूसरा दक्कन शैल। दोनों शैल को याद करना। अब शैल ही निर्धारित करता है खनिज को, जैसा शैल होगा वैसा खनिज निकलेगा। तो खनिज आपको ध्यान रखना है, जहाँ गोंडवाना शैल है तो वहाँ पर पूरी संभावना होती है कोयले की। तो आप जानेंगे छत्तीसगढ़ में बिटुमिनस कोयला पाया जाता है। ओके। उसके बाद दक्कन ट्रैप शैल, तो दक्कन ट्रैप शैल जहाँ होगा वहाँ पर खनिज बॉक्साइट होने की प्रबल संभावना, इसलिए बॉक्साइट पाया जाता है। अब बॉक्साइट आप देखेंगे तो दक्कन ट्रैप शैल, क्योंकि ये आप देख रहे हो तो पाट इलाका है, तो इस पाट में कुछ पाट है जहाँ पर बॉक्साइट देखने को मिलता है। नाम को सुने रहना, जारंग पाट, कुसमी पाट, सामरी पाट, लहसुन पाट, जमीर पाट। ठीक है, पाट पाट बोल रहे हो। पाट यहाँ का एक धरातल है, कैसे यहाँ के धरातल को बोलते हैं पाट। इसे यहाँ पे मैदानी इलाका बोलते हैं, रायपुर दुर्ग को समतल एरिया, यहाँ बोलते हैं पाट, सपाट होता है। यहाँ जो है पाट के अगर बारे में बात करें तो ये पर्वत ही है, मान के चलो, बस पर्वत जैसा ऊंचा होता है, लेकिन ऊपर का जो सरफेस है, टॉप सरफेस, ये प्लेन रहता है। टॉप का सरफेस क्या होगा? प्लेन। तो प्लेन होने की वजह से इसको बोलते हैं सपाट या पाट, ऊंचा भूक्षेत्र। तो जारंग पाट, कुसमी पाट, सामरी पाट, लहसुन पाट, ये सब क्या है? पहाड़ है, कह सकते हो। स्पष्ट है। इनको आप थोड़ा सा मैप में देखो, मैप में जिसमें यहाँ पर बनाया हूँ। आजकल क्या है, CGPSC व्यापम डायरेक्शन पूछता है, ढलान पूछता है, तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। आप जा रहे हो तो इधर जारंग पाट जो है सरगुजा में भी है इसका इलाका, और बलरामपुर में, मतलब हिस्सा काफ़ी बड़ा फैला हुआ है। तो आधा हिस्सा कहाँ है? सरगुजा में, और आधा हिस्सा कहाँ है? बलरामपुर। फिर आगे जाओगे तो ये कुसमी या तहसील आ गया, तो कुसमी पाट दिखेगा, दिख गया कुसमी पाट। प्रश्न आएगा कुसमी पाट बलरामपुर के कौन से डायरेक्शन है बताओ? उत्तर में है, दक्षिण है, पश्चिम में है, पूरब में है? बताओ तब पूर्व में बताओ या फिर दक्षिण पूर्व में बता सकते हो ऑप्शन। फिर देखो यहाँ पर और जाओ, ये सामरी पाट दिख रहा है, लहसुन पाट, और आखिरी में दे जमीर पाट। आखिरी में क्या है? जमीर पाट। याद रहेगा। तो डायरेक्शन को आपको याद ना, जारंग, कुसमी, सामरी, लहसुन और जमीर पाट। डायरेक्शन को याद रखना। क्रम से व्यवस्थित करने भी आता है। ओके, आजकल व्यवस्थित करने आते हैं ना, कैसे है व्यवस्थित बताओ, पूरब से पश्चिम में बताओ, बढ़ते क्रम बताओ, घटते क्रम में, या दिशा के आधार पर बताओ, ऐसे करके दुनिया भर के सवाल पूछता है। पर फिलहाल इतना बेसिक जान लो। तो जारंग पाट के बारे में एक उपाधि है। उपाधि क्या है कि इसको बोलते हैं बॉक्साइट का घर। यहाँ पर बॉक्साइट बहुत पाया जाता है, खनिज। तो जारंग पाट को बॉक्साइट का घर। कैसे याद करना है? तो घर में क्या होता है? रंग होता है। घर के दीवारों को क्या किया जाता है? रंग से पोता जाता है। तो जा रंग, जा रंग घर है, घर में रंग होगा। और इधर आपको ध्यान रखना है, जमीर पाट को बोलते हैं बॉक्साइट का मैदान। मैदान, तो मैदान में जमीर जगता है, आदमी को बताया था। जमीर को कहाँ दिखाना होता है? मैदान में। घर में तो हर कोई भोगता है, लेकिन मेन जब मैदान में बारी आती है तो विराट कोहली जैसा किंग कोहली शतक मारेगा पाकिस्तान के खिलाफ, तब छाता है कि नहीं? तो वैसे ही आपको भी मैदान में तुम लोग तैयारी कर रहे हो,
यहाँ तुम लोग रैंक दिखाओगे, पोस्ट दिखाओगे, तब तुम्हारा जमीर की बात होगी। तो जमीर को जगाना है हमको। तो आखिरी में जमीर जग रहा है, पहले जारंग, आखिरी में जमीर, बीच में है कुसमी, सामरी, लहसुन। ऐसे समझ में। तो बॉक्साइट का मैदान किसको बोलते हैं बोलने से? जमीर पार्ट। और बॉक्साइट के घर किसको बोलते हैं बोलने से? जारंग। इसको याद कर लो सभी अभ्यर्थी। फिर क्या पढ़े थे? हो गया था इतना? अच्छा, इतना ही हुआ था। चलिए, इसी में एक चीज, अच्छा ये भी वनस्पति, यहाँ पर वनस्पति की बात करते हैं तो कौन सा वन पाया जाता है? सालवन, जो कि राजकीय वृक्ष है, सोरिया रोबस्टा। अपवाह तंत्र, नदियों के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर नदी आप देखेंगे तो जसपुर से उत्तर दिशा में बहती हुई मुख्य नदी कन्हार, बलरामपुर कह सकते हो जीवन रेखा है कन्हार। ओके, तो कन्हार की खूबसूरती यह है कि ये बाउंड्री बना रहा है, सीमा बना रहा है। ठीक है, सीमा किसके साथ? झारखंड और छत्तीसगढ़। तो सवाल आया कि कन्हार कौन सी नदी है जो सीमा बनाता है? तो मैप से ही देख लिया रहो अच्छे से, सीमा रेखा बना रहे हैं। इसी नदी में एक बहुत ही खूबसूरत वाटरफॉल है, सुने रहो, कोठली। कन्हार और कोठली याद रहेगा। तो इस प्रकार से कन्हार नदी है, जिसका एक निक नाम है रेणुका नदी। ध्यान रखना, एग्जाम में आया है कि कन्हार का उपनाम क्या है, तो उपनाम क्या है? रेणुका। तो का शब्द इसमें का है और कन्हार में भी का है। इसी को देख के तुमको क्या करना है? मैच करना है। क्योंकि एक नदी यहाँ बहती है, रिहंद नदी। ये बहती है रिहंद नदी मतरिंगक पहाड़ी से होते हुए, उसका नाम है निकनेम रेणु। ठीक है, तो रेणु और रेणुका में दिमाग हौच पौच हो जाता है। एग्जाम हॉल में दिया रहेगा दोनों ऑप्शन, तो आपको क ढूंढना है। तो क किस में है? कन्हार में है समझ में। तो ये से ध्यान रखना। जलप्रपात फेमस है यहाँ पर, कोटली जलप्रपात है और एक जलप्रपात है पवई जलप्रपात। ये दो जलप्रपात को एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछा है। बाकी तो दुनिया भर के वाटरफॉल है, बलरामपुर उष्मगंधक वाटरफॉल भी है, ठीक है, और भी वाटरफॉल है यहाँ पर। आप जाओगे तो 10 ठोक जलप्रपात हो गए, लेकिन दो को याद करे रहो तुम्हारे एग्जाम में, पवई और कोठली। फसल में यहाँ पर धान फसल। अब एक चीज़ याद रखना यहाँ पर धरातल को लेकर एक खास चीज़, कि सबसे ऊंचा जो क्षेत्र है इस धरातल में आपको देखने को मिलेगा बलरामपुर के पाट इलाका में। तो इस पाट इलाका का नाम आप तो सभी सुने होंगे, बलरामपुर में लिख लेंगे। सामरी पाट में स्थित, ध्यान सुनना, सामरी पाट में स्थित या लहसुन पाट में स्थित सबसे ऊंचा इलाका है। ये देखो मैं ऊंचा इलाका बना दिया। मान लो ये क्या है? पहाड़ है। कहा है रे जी? पहाड़। पहाड़ में कौन सा रुख रही है? साल। देखो पहाड़ में पेड़ पौधा होता है ना, तो बड़ा अच्छा लगता है कि नहीं? कहीं ना कहीं ये हरियाली जो है इसका श्रृंगार है। जैसे हिमालय पर्वत में देखोगे बर्फ ढका रहता है तो भी अच्छा लगता है, या तो हरियाली रहता है तब अच्छा लगता है। तो पहाड़ों की अगर बात करें तो पेड़ पौधों से बड़ा सुंदर लगता है। तो यहाँ पर गौर लाटा आपको देखने को मिलेगा, खास चोटी, जहाँ पर आपको क्या गाड़ना है? झंडा लगाना है। झंडा ऑनलाइन वाले तैयार रहो, हम लोग झंडा लगाएंगे। किसका? टॉप में चढ़ गए हो आप लोग, पर्वतारोही बनो थोड़ा सा, है ना। पर्वत तो ये लटपट चढ़े और यहाँ पे झंडा लगा दिए, शिखर है ये। और यहाँ खड़े होकर एक ठो सेल्फी ले लिए, ठीक है, और नाम, सेल्फी का नाम लिख दिए, गौर से देखो, गौर लाटा। या चढ़ के बताओगे मेरी हाइट कितनी है, मेरी नहीं है, मतलब अपनी पहाड़ की, तुम्हारी हाइट कितनी छोटी है ना। तो इसकी हाइट आपको बताना है 1 2 2। ध्यान से देखो 1 2 2। इनको जोड़ दो आप, प्लस करो, प्लस करो, कितना होगा? 5। 1 धन 2 धन 2 कितना होगा? 5। तो कितना हो जाएगा? 1225। तो मैं इसको लिखूंगा 1225। फीट लिखूंगा कि मीटर? तो आपको बोलना है मीटर। 1225 मीटर। तो ऑप्शन में क्या रहता है? 1015 या 1210, 1215, 1220, 1225, ऐसा 4 ऑप्शन दिए जाएगा। और रात में सुनिंदा में जानते हो एग्जाम हॉल में दिमाग अच्छे का हिल जाता है। तो आप कैसे याद करना है? 1 + 2 + 2 = 5। ओके, तो 1220 है कि 1215 है कि 1225 है? 1225। तो गौर से देख लो 1225।
तो गौरलाटा के बारे में याद रख लेना, ये हमारे राज्य का सबसे ऊंचा स्थान है। सभी लोग याद कर लो, एग्जाम में बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछा गया है गौरलाटा के बारे में। राज्य का सबसे ऊंचा स्थल कौन सा है? गौरलाटा। ये कौन से पार्ट में स्थित है बोलेगा तो सामरी पार्ट। अगर ऑप्शन में ये नहीं है तो क्या लेना है? लहसुन पार्ट। ओके, सामरी पार्ट का ही हिस्सा है लहसुन पार्ट, याद रहेगा। जैसे हिमालय पर्वत में कई सारी चोटियां हैं, सभी उसी के हिस्से हैं, है कि नहीं? कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट दुनियादारी है कि नहीं है हर राज्य में। तो सामरी पार्ट सबसे वृहद विस्तार क्षेत्र है जिसका एक पार्ट है लहसुन पार्ट, ठीक है, जिसके अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा गौरलाटा चोटी। स्पष्ट है? तो ये आपको याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं तहसीलवार प्रमुख अध्ययन। सभी लोग तैयार हो जाएंगे। ऑनलाइन में कितने लोग जुड़े हैं? सभी को मेरी आवाज़ ऑडियो वीडियो समझ में आ रही है? चलिए अब ध्यान दीजिएगा, सबसे मेन तहसील पकड़ रहा हूं जो एग्जाम में आता है सीधा। पहले तो एक काम करते हैं, जिला मुख्यालय देखते हैं। जहाँ कौन सा तहसील है जहाँ जिला मुख्यालय है? तो आपको बोलना है बलरामपुर। बलरामपुर ये तहसील है, मेन जिला मुख्यालय है। इसका पूरा नाम है, इस जिला का नाम है बलरामपुर रामानुजगंज। इसका पूरा नाम क्या है जिले का? बलरामपुर रामानुज। जिसे बलौदा बाजार भाटा पर बोलते हैं ना, ऐसे इसका पूरा नाम क्या है? बलरामपुर रामानुजगंज। तो मेन उस जिला कहाँ है? हेडक्वार्टर बोलने से बलरामपुर। वो चालू नहीं होएगा जी ऊपर? कुछ फाल्ट आ गया लगता है ना। हाँ, बंद करके आओ, चालू करो। उसका पिन को फिर से निकाल के देखो, तो देख के आराम से निकालना, नहीं तो पूरा। हाँ तो ध्यान दीजिए, बलरामपुर जिला मुख्यालय है। नहीं हो रहा है ना? हाँ, कुछ फॉल्ट आ गया लगता है, करंट सप्लाई। चलिए, तो बलरामपुर जिला मुख्यालय के बारे में हम देखते हैं खास। बलरामपुर में कोई खास कुछ है नहीं ना देखने लायक, मतलब कोई बहुत ऐतिहासिक पुरातात्विक स्थल नहीं है बलरामपुर। बस बीच में है, सेंटर पड़ता है करके उसको बना दिए हैं जिला मुख्यालय। बलरामपुर से ऊपर जाओगे तो पड़ता है अगला तहसील रामानुजगंज। रामानुजगंज, ध्यान रखना रामानुजगंज है। अभी इसके पड़ोसी जिला में आएगा सूरजपुर, वहां पर है रामानुज नगर। आया समझ में? ये रामानुजगंज बलरामपुर में है, और रामानुजगंज कहाँ बोलने से, सॉरी रामानुज नगर। रामानुज नगर एग्जाम में कई बार पूछा है ना, दिमाग का दही हो जाता है फिर। ये नगर है और ये गंज है। नगर कहाँ बोलने से? सूरजपुर जिला में, और रामानुजगंज कहाँ बोलने से? बलरामपुर। तो इसको यहाँ पर नहीं लाना है। अब इसी जिले में जो सबसे खास जगह है दर्शनीय, उसका नाम है तातापानी। क्या बोलना है? तातापानी। इसको हमेशा के लिए याद कर लो, तातापानी। तो तातापानी आपको याद रखना, यहाँ पर गर्म जल का स्रोत है। इसको याद, गर्म जल का स्रोत। ये नेचुरल है, प्राकृतिक है, तो लिख देना है प्राकृतिक स्रोत। इसके पीछे पौराणिक कथा है कि कहा जाता है कि रामायण काल में राम और सीता टाइम पास के लिए सही स्पोर्ट्स खेल रहे थे, ऐसे ही है ना, हंसी मजाक कर रहे थे। वो तेल लेके आ रही थी कटोरी में, है ना, भगवान राम ऐसे खपरील में फेंक के मार दिए, तूक दिए। तुकना बोलते ना, तूक दिए, खपरील पड़ गया क्या? कटोरी। जिससे तुम लोग पिट्ठुल खेले हो बचपन में, पिट्ठुल है ना, गेंद से ऐसे रचते थे पथरा या खपरील को। आजकल तो खपरील भी नहीं मिलता है ना, अब प्लास्टिक का मिलता है क्या? अच्छा, प्लास्टिक का आता है। हम लोग के ज़माने में क्या खपरील, समझ में? उसी को रखते थे, उसी को टीपते थे और मज़ा आता था। कैसे यार, स्कूल में
जब बीच में रेस होता था, ब्रेक मिलता था, तो ऐसे ही टिप के मार दिए तो कटोरी का जो गर्म तेल है वो नीचे गिर गया बोलते हैं, गिरा तो एकदम धरती फट गया बोलते हैं, और वहाँ से क्या निकल गया, गर्म जल का स्रोत। तो ये पौराणिक कथा है, लेकिन साइंटिफिक ऐसा नहीं है। साइंटिफिक ऐसा है कि यहाँ पर जो है ज़मीन के अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में है सल्फर, ठीक है, क्या है, सल्फर और हाइड्रोजन। तो आप लोग केमिस्ट्री पढ़े होगे, H2O, O फॉर ऑक्सीजन, H फॉर हाइड्रोजन, और सल्फर क्या है, गर्म चीज़ है। सल्फर को ऐसे पानी में डालोगे ना तो आग जल जाता है, देखे हो, और उसको खुला में नहीं रखते, उसको माटी तेल में डाल के रखते हैं ताकि वो विस्फोट मत हो, है कि नहीं। तो ये बहुत ही गर्म होता है ये चीज़, कह सकते हो। तो ये हाइड्रोजन और सल्फर युक्त क्या है, पानी निकलता है, और इस पानी की खासियत है कि ये होता है शरीर के लिए बिल्कुल एंटीबायोटिक का काम करता है। जैसे आपको कुष्ठ रोग है, त्वचा संबंधी रोग है, तो यहाँ के पानी में आप नहा लोगे तो शरीर का सारा जो विकृति है, खराबी, वो क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा। तो लोग यहाँ स्नान करने जाते हैं, तो ताता पानी में जो है यहाँ पर जलकुंड है, क्या बना दिए गए है, जलकुंड। तो याद रखना गर्म जल का कुंड है। तो ये ताता पानी आपको याद रखना है। जो यहाँ का जगह है ये है एक पौराणिक जगह, ऐतिहासिक जगह और धार्मिक जगह। तो वास्तव में अगर देखा जाए तो आज के समय में बहुत ज़्यादा फेमस है ये धार्मिक के लिए। यहाँ पर बहुत ऊंचा हाइट में बना हुआ शिव जी का मूर्ति है, ठीक है। फोटो को मैं बोला था डाल नहीं पाए लोग, ठीक है, नहीं फोटो तो सब दिखा रहा था। एक मिनट, नेट में आप लोग को दिखा रहा हूँ, समय है ना अपने पास, डालें क्या, हाँ चलो मैं नेट से दिखा दे रहा हूँ सीधा। ताता पानी चलते हैं, ताता पानी, इतना बस टाइप कर दोगे समझ जाता है। ये देखिए, ये ताता पानी, ये वो जगह है, ठीक है। भगवान महादेव बैठे हुए हैं, ये वही पानी है, गर्म जल, नेचुरल, जमीन से नहीं, गर्म पानी है। दिख रहा है आप लोगों को? और कुछ अलग एंगल से देखते हैं। ये बन गया है, तब का है। अच्छा, इंस्टा में है। ताता पानी, ये देखो बहुत ही ऊपर से दिख रहा है, दिख रहा है यहाँ पर, ये देख रहे हो ऐसे नदी बह रही है, छोटी सी नदी से, उसी किनारे है ये कुंड बना हुआ है। 1 कुंड, 2 कुंड, 3 कुंड, 4 कुंड, है ना, ये 5 कुंड, 6 कुंड, मतलब यहाँ पर बहुत सारे गर्म जल के स्रोत हैं। ज़मीन के नीचे से क्या निकल रहा है, पानी निकल रहा है। तो यहाँ पर बहुत बड़ा मेला भरता है, ये पूछा जाता है मेला कब भरता है, तो याद रखना है जिस दिन सबसे ज़्यादा ठंड पड़ता है, आखिरी दिन, मकर संक्रांति, जो कौन से डेट पड़ते हैं अक्सर, हाँ तिल लड्डू खाए हो, 14 जनवरी या फिर 15 जनवरी को। तो जिस दिन मकर संक्रांति रहती है वहाँ पर, यहाँ पर 2 दिन का क्या लगता है, मेन मेला लगता है। तो ये जो महोत्सव के रूप में मनाया जाता है, तो बोलना है ताता पानी महोत्सव। तो ताता पानी महोत्सव का आयोजन कौन से दिन होता है, कौन से पर्व में होता है, तो पर्व का नाम क्या है, मकर संक्रांति पर्व, जिसको उत्तरायण पर्व बोलते हैं। गुजरात में पतंग उड़ाते हैं उस दिन। तो ये आप देख रहे हो ड्रोन से ऊपर से व्यू नज़ारा, दिख पा रहा है सबको। तो रामानुजगंज तहसील के अंतर्गत आता है, जिला बलरामपुर में है, फेमस जगह है ताता पानी महोत्सव। 4 दिन ताता पानी महोत्सव, मुख्यमंत्री भी होंगे शामिल, 2 साल बाद ताता पानी महोत्सव। तो ताता पानी महोत्सव को लेकर बहुत ज़्यादा सवाल पूछा जाता है, याद रखना। चलिए, तो समझ में आ गया धार्मिक स्थल में ताता पानी महोत्सव का आयोजन कब होता है, बोलने से मकर संक्रांति, लगभग 14 या 15 जनवरी।
ये आपको याद रखना है। एक खास चीज़ याद रखना, यहाँ पर एक कंपनी है यूएसए की, जिन्होंने गवर्नमेंट के साथ मिलकर प्लान किया है कि यहाँ पर हम लोग जो है हाइड्रो पावर प्लांट डेवलप करेंगे, मतलब गर्म जल से पानी बनाएंगे। तो यहाँ पे याद रखना, उस कंपनी का नाम है जियोथर्मेक्स, इसको सुने रहना। जियोथर्मेक्स करके कंपनी है जो क्या बनाएगी यहाँ पर हाइड्रो पावर प्लांट। ये ध्यान, हाइड्रो पावर प्लांट, गर्म जल से पानी। आप जाओगे हिमाचल प्रदेश में मणिकर्णिका करके खास जगह है, वहाँ भी गर्म जल से स्रोत निकलता है। हिमालय क्षेत्र में कहा जाता है कि ये जो गर्म जल का जो स्रोत आप देखते हो, ऐसे ही सेम टाइप का स्रोत जो है आपको पूगा घाटी करके एक जगह है, सुने रहना, जो कहाँ है, लद्दाख में। ठीक है, यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश ये लद्दाख। तो लद्दाख में पूगा घाटी है, इससे ये मैच खाता है। प्रश्न आता है कभी कभी आज पूछा जाए कि राज्य का कौन सा ऐसा स्थान है जो लद्दाख के पूगा घाटी के समान गर्म जल का स्रोत है। तो क्या लेना है आपको, ताता पानी। यहाँ पर यूएसए की कंपनी है, कंपनी का नाम क्या है, जियोथर्मेक्स। क्या प्लान कर रही है ये, हाइड्रो पावर प्लांट का, याद रहेगा। तो साइंटिफिक, तो इतना याद रखना है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं सीधा, मेन जो आता है एग्जाम में तहसील, वो है आपका शंकरगढ़। शंकरगढ़ नाम से ही पकड़ लेना, किसको, शंकर जी को। तो यहाँ पर फेमस जगह है डीपाडीह, ठीक है। और एक ये जगह याद रखना अर्जुनगढ़, शंकरगढ़ अर्जुनगढ़। तो ये दो जगह जो है बहुत ही खास है, फर्स्ट एंड सेकंड, डीपाडीह और अर्जुनगढ़। इसको दिमाग में सेट करो, एग्जाम में 1760 बार आया है डीपाडीह कहाँ है, अर्जुनगढ़ कहाँ है। तो डीपाडीह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो डीपाडीह को डीपली पढ़ना है थोड़ा सा, नाम है डीपाडीह, ठीक है। चलिए, तो अर्जुनगढ़ का इसको बोल देना है किला, और यहाँ पर गुफा भी है। प्राचीन काल में यहाँ किला बना था और यहाँ पर गुफा है, प्राकृतिक क्षेत्र है, जंगल है। बस इतना जानकारी रखना, ओके। अब आते हैं डीपाडीह। तो इसको बोलते हैं प्राचीन आवासों का टीला। इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, प्राचीन आवासों का टीला। और ये जो आवास है वो क्या हो, टूट फूट गया है, तो इसको क्या बोलोगे, भग्न, भग्न आवास, ठीक। तो यहाँ पर डीपाडीह में आप देखेंगे प्राचीन भग्न आवासों का टीला है, जिसका मतलब होता है डीपाडीह। इसका अर्थ क्या होगा अगर पूछा जाए तो प्राचीन भग्न आवासों का टीला। तो आप लोग बोल नहीं पाओगे भग्न शब्द, आप बोलना है आवासों का टीला। जो कि बहुत पुराना है तो प्राचीन आवासों का टीला, जो कि इतना प्राचीन है, बहुत ज़्यादा साल पुराना है, 1000 साल 1200 साल, तो क्या हो गया, पूरा भग्न हो गया, टूट फूट गया। तो क्या हो गया इसका पूरा नाम, प्राचीन भग्न आवासों का टीला। और इसको क्या बोलते हैं स्थानीय भाषा में, डीपाडीह, जो कि कौन सी तहसील के अंतर्गत आता है, शंकरगढ़। अब ये जो जगह है आपको ध्यान रखना है, त्रिवेणी संगम पे है कह सकते हो, 3 नदियों के संगम पर। वो 3 नदियां कौन कौन सा है आपको बोलना है खास, कन्हार, गलफूला और सूर्या नदी, ऐसे करके। मेन नदी है कन्हार, ठीक है, कन्हार से जुड़ा हुआ गलफूला और सूर्या, 3 नदियों के संगम में है आपका डीपाडीह, फेमस जगह। अब ये जो जगह है इसको बोलना है, इसको क्या बोला जाता है, इसको क्या उपाधि दी गई है। तो इसको जो उपाधि दी गई है इस जगह को, वो है पुरातात्विक स्थल। पुरातात्विक स्थल या पौराणिक या धार्मिक ऐतिहासिक स्थल, ऐसा नहीं है। तो मेन आपका है ये पुरातात्विक स्थल, आर्कियोलॉजिकल प्लेस। और ये आर्कियोलॉजिकल प्लेस इतना पुराना है कि 8वीं से लेकर आपको 12वीं शताब्दी के बीच या 14वीं शताब्दी से 8वीं से 12वीं प्राचीन इतिहास के बीच में जो निर्माण कार्य हुए हैं
उन मंदिरों का, उन स्थापत्य कलाओं का आपको जो है साक्ष्य या अवशेष दिखाई देगा। 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं आप लोग पढ़े हो ना, 8वीं से लेकर 12वीं डीप पढ़े हो, कैसे पास हो गए हो? हाँ हाँ, डीप पढ़ना 8वीं से 12वीं, याद रहेगा। पुरातात्विक स्थल है। अब जब यहाँ पर आप जाओगे, 3 नदियों के संगम पर एक प्राकृतिक प्राचीन स्थल है, पुरातात्विक स्थल है, तो हमको क्या देखने को मिलता है? तो आप लोग को मैं थोड़ा सा फोटो दिखा देता हूँ, पहले नेट से हम देख सकते हैं डीपाडी को। तो चलिए एक नज़र देख लेते हैं डीपाडी को। चलिए कुछ फोटोज देख लेते हैं पहले, किस तरीके से यहाँ पर जगह है। गौर से देखिएगा, ये खास जगह। ये दुनिया भर के दिखा रहे हैं, ठीक है। 1 मिनट, ये आप देख रहे हो। चलो इसको देखते हैं। ये देख लीजिए, ये बना बुनाया पहले था 8वीं से 9वीं शताब्दी में, अब क्या है, टूट फट गए हैं, तो भग्न है, अवशेष है। ये आवास रहा होगा, तो ये भग्न आवास है कह सकते हो। पत्थरों से बना हुआ है, देखोगे इस दीवार का आप बहुत ही बारीकी से देखोगे तो उसमें दुनिया भर का नक्काशी चित्र बना हुआ है, देवी देवताओं का, गंगा जमुना सरस्वती, दुनिया भर का, घोड़ा वोड़ा शेर वेर भालू वालू एकदम दिखेगा आप लोग। ये कलश नुमा दिख रहे हो सब पत्थर का। तो पुरातत्व विभाग के द्वारा इसको संरक्षित किया गया है। आप पढ़ोगे केंद्र संरक्षित इमारतों की सूची में शामिल है डीपाडी, भारत सरकार का, ठीक है, पुरातत्व विभाग के द्वारा इसको संरक्षित किया गया है। और छत्तीसगढ़ में 47 ठो क्या है, केंद्र संरक्षित इमारत है, उसमें से ये खास जगह है, ध्यान रखना। तो यहाँ पर शिव जी का क्या था, मंदिर था। ये जो दिख रहा है ना फूटा टाइप से, थोड़ा सा खड़िया हो गया है, शिवलिंग है, मान चलो ऐसा। अब ऊपर से गिर गया हुआ तो थोड़ा सा क्या हो गया, क्रेक हो गया जी, ऐसा में। तो ये क्या है, डीपाडीह का वो प्राकृतिक स्थल जो सामत सरना करके जगह में स्थित है। तो ये आप देख रहे, ये देखो एक गज, इधर लक्ष्मी बैठी हुई है और दोनों से इधर हाथी लोग ऐसे पानी डाल रहे हैं, गज लक्ष्मी जिसको बोलते हैं। मतलब इसको आप जब जाओगे तो गहराई से देखना इनमें क्या क्या बना हुआ, पूरा देवी देवता। 8वीं शताब्दी का। अब 8वीं, अभी कौन सी शताब्दी में जी रहे तुम लोग? 21वीं शताब्दी में। कितना साल पुराना है, सोचो, महसूस करो कितना साल पुराना है। 1300 साल लगभग पुराना। तुम लोग घर बनाओगे 50 साल भी चल जाए ना, बहुत बड़ी बात है। वो कहाँ 1000 साल, जो 1300 साल। चलो और कुछ फोटो, एक आध फोटो दिखा देता हूँ। ये नंदी महाराज की फोटो दिखेगा, ऐसा पत्थर देखने को मिलेगा, अलग अलग है ना सारे। पुरातात्विक दर्शनीय स्थल सामत सरना डीपाडीह। ये देखिए कई सारे फोटो आपको डीपाडीह के देखने को मिलेंगे। तो बलरामपुर का ये डीपाडीह खास जगह है, आपको ध्यान रखना है। समझ में आ गया होगा डीपाडीह अब इस टाइप से। ये देखो शिवलिंग पाया गया है, ये दिख रहा है, बहुत ही प्राचीन नंदी है ये शिव जी। तो डीपाडीह के बारे में आपको याद रखना है। तो भगवान शिव से जुड़ा हुआ, भगवान विष्णु से जुड़ा हुआ, माँ पार्वती से जुड़ा हुआ, महिषासुर मर्दिनी से जुड़ा हुआ ये खास जगह है, आपको ध्यान रखना है डीपाडीह। ओके चलिए।
तो डीपा डी के बारे में थोड़ा सा हम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं। डीपा डी कौन से नदी के किनारे है, कौन से जिला में है, कौन से तहसील में है, समझ में आ गया। शंकरगढ़ तहसील, 3 नदी, गलफूला, सूर्या और कन्हार, याद रहेगा। 8वीं से 12वीं शताब्दी के बीच का यह ऐतिहासिक साक्ष्य रहा है डीपा डी। तो यहाँ पर कुछ खास समूह है, जिसमें पहला समूह का नाम है सामत सरना। कहा जाता है कि यहाँ पर एक राजा थे जिसका नाम था सामत, राजा सामत। ठीक है, इनके बीच, इनके और एक बिहार झारखंड के एक संत थे, तपस्वी थे, योगी थे, जिनका नाम था संत टांगीनाथ। टांगीनाथ और सामंत सरना के बीच में भीषण युद्ध हुआ था, बोलते ऐतिहासिक युद्ध। इधर सामंत सरना बहुत ही क्या थे, ताकतवर राजा थे, 8वीं शताब्दी के आसपास के, और उनका युद्ध हुआ टांगीनाथ से। तो टांगीनाथ एक टाइप के टंगिया लेके चलते थे, नाम थे इसलिए टांगीनाथ। जैसे परशुराम क्या लेके चलते थे, फरसा लेके चलते थे, वैसे टांगी। तो इनके और टांगीनाथ के बीच में युद्ध हुआ, राजा और एक सन्यासी के बीच में। कौन जीतेगा बताओ, तुम्हारे हिसाब से कौन जीतेगा? राजा को घमंड था अपना वो, तो सन्यासी बाबा जी टांगीनाथ टंगे हम काट दिए सीधे, चक ले, है ना, मर गए। और सामंत सरना राजा के 7-8 जंग बायरी से सबको पता चली कि मोर डोकरा चल दी, तो मन तरियम कूद के, नदियम कूद के सुसाइड कर ली। पहले का सिस्टम ऐसी था ना, पहले पति अगर समय से पहले नहीं पड़ जाए तो सती हो जाते थे, तो ये लोग क्या हो गए, सती। तो सामत सरना एक खास जगह है जहाँ पर ये घटना, यादगार घटना वहाँ पर घटित हुई थी, यहाँ के लोगों के द्वारा ऐसा बताया जाता है। तो सामत सरना याद रहेगा। यहाँ पर समूह है प्रमुख मंदिर में अगर हम बात करें तो शैव धर्म, वैष्णव धर्म और शाक्त धर्म। ध्यान रखना, शैव धर्म मतलब शिवलिंग वाला मंदिर, देखा है ना शिवलिंग वाला। वैष्णव धर्म मतलब यहाँ पर लक्ष्मी, ठीक है, और विष्णु, ये आपको ध्यान है। अच्छा, शैव धर्म में ये भी याद करना कि यहाँ पर शैव से जुड़ा हुआ उनके परिवार में आपको देखने को मिलेगा। बेटा कौन है, गणेश, एक और बेटा कार्तिकेय, इनका भी आपको चित्र दिखना। शाक्त में आपको याद है पार्वती का शक्ति रूप, दुर्गा रूप। तो यहाँ पर महिषासुर, महिषासुर मर्दनी, ये वाला भी प्रतिमा आपको देखने को मिला, शेर के साथ चढ़ के मारते हुए वाला। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये प्राचीन साक्ष्य जो मिला हुआ है, कहाँ पर मिला है, सामत सरना, जो कहाँ है बोलने से डीपा डी, सब भग्नावश में है। इसके बाद आपको अगला याद करना है खास समूह में बोरजा टीला। बोरजा टीला जगह का नाम है, आसपास है सब। तो बोरजा टीला में आपको याद रखना है, यहाँ पर प्रमुख रूप से सूर्य मंदिर है, प्राचीन सूर्य मंदिर, ये प्रमुख है कह सकते हो इस क्षेत्र में। और बहुत सारे वहाँ पर बना हुआ था, लेकिन मेन क्या है, सूर्य मंदिर। जैसे यहाँ पर सामत सरना में मेन क्या था, शिव मंदिर। कौन सा मंदिर, शिव मंदिर, देवों के देव महादेव का। लेकिन बोरजा टीला में सूर्य मंदिर, याद रहेगा। तो बोरजा टीला कहाँ है करके सवाल आता है, तो क्या बोलोगे, डीपा डी में है। जिला पूछेगा तो क्या बोलोगे, बलरामपुर। अब इसको याद करना है, तो बोरजा को आप लोग बोलना है छत्तीसगढ़ी बरजा, बरजा। जिसे माचिस मारते हो तो बर गए, माटी तेल मारे हो बर गए, तो बरेगा तो क्या बरेगा, सूर्य, ऐसा में। तो बरजा सूर्य, बर गए, बर छत्तीसगढ़ी बलना मतलब का तो है, क्या होता है बताओ, जलना। हाँ देखो आजकल हम इन शब्दों का उपयोग बहुत कम करना चालू कर दिए हैं। तो बोरजा या बरजा, बरजा तो बर क्या बन गया, सूर्य। तो बोरजा टीला में क्या है, मेन सूर्य मंदिर, ये आपको याद रखना। ऐसे ही यहाँ पर आपको ध्यान रखने का और खास टीला है उरांव टीला। अब इधर रहते कौन लोग हैं, जनजाति लोग रहते हैं, उरांव जनजाति। तो उरांव टीला, तो उरांव टीला में भी मंदिर है, ठीक है, पहाड़ है, और यहीं पर एक पहाड़ के चट्टान में एक खास मंत्र लिखा हुआ है, बहुत प्राचीन लिखा हुआ है, ओम विश्व कर्माय नमः।
विश्वकर्माय नमः, ऐसा लिखा हुआ है। कौन लिखा? भगवान ही जाने, पर लिखा हुआ है 8वीं-9वीं शताब्दी में। नाम है उरांव टीला। ओम विश्वकर्माय नमः। विश्वकर्मा जानते हैं एक भगवान है जो इंजीनियर थे, भगवान लोग के। तो उरांव टीला को याद करना। और एक टीला आप लोग याद रखना यहाँ पर, सेमल टीला, आमा टीला, ये ध्यान रखना। वो सेमल पेड़ होता है, सुने होंगे, सेमल का पेड़ तो सेमल टीला, आमा का पेड़ है तो आमा टीला, उरांव लोग रहते हैं तो उरांव टीला, और वहाँ दिन रात बरत है, सूर्य है तो बोरिया टीला। ठीक है, सामसरन टंगियम काट दरी से तो सामसरन, ये आपको ध्यान रखना है। एक और याद कर लो यहाँ पर, रानी पोखरा। रानी पोखरा, जिसको रानी पुष्कर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये जो रानी पोखरा है, रानी पुष्कर, इसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर तालाब है और तालाब किनारे मंदिर। पोखरा मतलब क्या होता है? तालाब होते हैं ना, सुने होंगे। तो रानी पोखरा कहा जाता है कि वो जो रानी लोग थे इनके, सब लोग यहाँ नहाते थे। ठीक है, लेकिन जब पता चला पति जी नहीं रहे तो आत्मदाह कर लिए, नाम पड़ गया रानी पोखरा। तो रानी पोखरा यहाँ पर तालाबों और मंदिरों का समूह है, ध्यान रखना। तो कुछ खास इन टीलों को याद करना है डीपर डी में, देख लो अच्छे से। इतना कम से कम बेसिक जाने, मैं दुनिया भर की नहीं बता रहा हूँ, ठीक, मैं एकदम टू द पॉइंट बता रहा हूँ। सामतसरना, बोरजा टीला, उरांव टीला, सेमल टीला, आमा टीला और रानी पोखरा, इसको एक बार अच्छे से निहार लो। डीपर डी एक पुरातात्विक स्थल, केंद्र संरक्षित इमारतों की सूची में शामिल। छत्तीसगढ़ में टोटल 47 है, ये ध्यान रखना। हो गया डीपर डी बेसिक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और ख़ास जगह। डीपर डी हो गया, इतना ही कम से कम याद कर लेना। और कौन सा तहसील है जी? अब आते हैं सामरी कुसमी तहसील। तो सामरी कुसमी तहसील में आप सीधे चले जाओ तो वहाँ पे एक खास जगह याद कर लेना। तो अभ्यारण्य है यहाँ पर, इसको बाद याद कर लो तो यहाँ का काम पूरा हो जाएगा। अभ्यारण्य, तो कौन सा अभ्यारण्य बताओ? सेमल टीला से याद रखना है, सेमर सोट, सेमर सोट अभ्यारण्य। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत पूरे भारत देश में वन्य जीवों को संरक्षित करने के लिए, वन को संरक्षित करने के लिए जो है अभ्यारण्य प्रोजेक्ट लाया गया। तो सेमर सोट अभ्यारण्य याद रखना, ये जो बना है बेसिकली 1978 में इसकी स्थापना हुई। 1978 में 2 अभ्यारण्य बनाए गए सरगुजा संभाग में, एक सेमरसोट और दूसरा तमोर पिंगला। ओके, तमोर पिंगला सूरजपुर में है और सेमरसोट कहाँ है? बलरामपुर में है। तो बलरामपुर का एकमात्र अभ्यारण्य याद कर लो, सेमरसोट अभ्यारण्य। अब यहाँ पर वन्य जीव रहता है तो पूछा जाएगा यहाँ पर कौन सा वन्य जीव आपको खास देखने को मिलेगा? तो आपको बोलना है नंबर 1 पे नीलगाय और दूसरा हाथी, ये 2 को याद करना है। बाकी शेर, भालू, कोलिया वोलिया, सांप वाप है ना, बेंद्रा वेंद्रा सब दिखेगा, लेकिन मेन क्या याद करना है तुमको? नीलगाय और हाथी। क्योंकि उधर से झारखंड जसपुर में हाथी का देखे हुए सुनो हो गया आतंक आए दिन। तो मेन जानवर क्या पकड़ना है? नीलगाय और हाथी। तो सेमरसोट अभ्यारण्य याद रखना 1978 में स्थापना हुआ। इसका एरिया लगभग आप लोग पढ़ोगे 430 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है, ये इसका क्षेत्रफल है। कभी कभी पूछता है क्षेत्र। इस अभ्यारण्य के अंदर आप जाओगे, घूमेंगे तो आपको यहाँ पर कुछ खास नदी देखने को मिलेगा। पवई नदी या पवई जलप्रपात, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पर चेनान नदी खास है, चेनान नदी, ये कभी कभी पूछता है। चेनान नदी पानी जब गिरता है छन 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 छन, पत्थर से जब टकराता है छन 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 छन, सुने नहीं सुने हो? पानी के सिर गिराग देखना है पत्थर में, कुछ आवाज़ निकलता ना, तो छन छन छन, चेनान छन छन, चेनान नदी। तो सेमरसोट अभ्यारण्य में ये आपको याद रखना।
कब इसकी स्थापना हो रही देख लो भाई, 1978। बाकी मैं ज़्यादा डिटेल नहीं पढ़ा रहा हूँ, संक्षेप पढ़ा रहा हूँ, ठीक है जी। जिनको डिटेल पढ़ना है मोर छत्तीसगढ़ बैच से जुड़ के पढ़ सकते हैं, पर व्यापम और पीएससी के जो शॉर्ट एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए इतना पर्याप्त है। तो ये हो गया आप लोग का बलरामपुर जिला फिनिश। बाकी सामरिक उस्मी तहसील में आप लोग को ये बताया हूँ कि वहाँ पर जो है क्या मिलता है, खनिज बॉक्साइट। बॉक्साइट का घर कौन सा है बताओ, जारंग पाट। और बॉक्साइट का मैदान कौन सा है, जमीर पाट। कहाँ पर जो है गर्म जल का स्रोत मिल रहा है, ताता पानी। वहाँ पर कौन सी कंपनी है जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट ला रही है, जियो थर्मेक्स। कहाँ कंपनी है ये, यूएसए, ठीक है। वाड्रफ नगर तहसील कहाँ है बताओ, वाड्रफ नगर पढ़े हो ना, हाँ इधर पश्चिम में है, रघुनाथपुर के बाजू में, ये आपको ध्यान रखना है। अर्जुनगढ़ तहसील, अर्जुनगढ़ जो स्थल है, किला है, वो कौन से तहसील के अंतर्गत आता है बताओ, शंकरगढ़, ठीक है। आपका जो है डीपरडी, यहाँ का जो पुरातत्विक स्थल है वो कितना वर्ष पुराना है बताओ, कौन सदी का यहाँ पे था। डीपरडी कौन से 3 नदियों के नज़दीक में है या किनारे में है, समीप में, सूर्या, गलफुल और कन्हार। यहाँ पर जो है बहुत सारे समूह हैं, मंदिरों के झुंड है, समूह हैं, ठिया है, टीला है। तो कुछ टीला के नाम बताओ मुझे। सबसे पहला टीला मैं क्या लिखवाया हूँ, सामत सरना। वहाँ पर किस टाइप के मंदिर हैं, मिले हैं, शिव मंदिर। और क्या मिला है, वैष्णव धर्म से जुड़ा हुआ। वैष्णव मतलब विष्णु, स्पष्ट है, ये आपको ध्यान रखना है। और कहाँ पर कौन से टीला में ओम नमो विश्वकर्माय लिखा हुआ है, पुराव टीला में, ये आपको ध्यान। कहाँ पे सूर्य मंदिर के साक्ष्य मिला है, बोरजा टीला। कहाँ पर रानी लोग आत्मदाह किए थे, रानी पोखरा, ठीक है। आपका जो है तातापानी महोत्सव, इसका आयोजन कौन सी तिथि में होता है बताइए, मकर संक्रांति में, ठीक है। तो इस प्रकार से इतना खास याद रख लेना। तो बलरामपुर आप लोग का खत्म, ठीक है जी। कल हम लोग पढ़ेंगे कौन सा जिला, सूरजपुर जिला बन जाएगा। तो ये जिला आप लोग का समाप्त। कल एक ही क्लास में मैं सूरजपुर को ख़त्म करूँगा, उसके बाद फिर बच जाएगा आप लोग का कोरिया और एमसीबी, ठीक है। तो उसको भी हम लोग एक एक क्लास में ख़त्म करें, संक्षेप पढ़ाऊँगा, ज़्यादा डिटेल में नहीं। और उसके बाद फिर आखिरी में जसपुर से वाइंड अप कर देंगे, चल जाएगा। चलिए, तो सभी अभ्यर्थी लोग डेली क्लास अटेंड करेंगे। यूट्यूब पर मैं अभी डेली आऊँगा 11 बजे के आसपास, तो आप लोग लाइव बने रहना। तो ये एक बेसिक क्लास था जिला परिचय का, सभी लोग पढ़ लेंगे। चले, तो आज क्लास को यहीं पे ओवर करते हैं, कल मिलते हैं फिर।